Hey students, here is a revision video for your periodic test for chapter 1. Your chapter 1 includes two parts. The first part being the fun they had. The fun they had is a chapter जिसमें आज से 150 साल बाद की बात कही गई है. तब स्कूल्स कैसे होंगे और तब जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आज के स्कूल्स के बारे में सोचेंगे तो वो ये इसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि द फन दे हैड, उनको कितना फ़न मज़ा आता होगा. ठीक है, फ़न मीन्स इन्जॉयमेंट. द फन दे यूज़ टू डू. ठीक है, तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर is a poem, but that is the road not taken. We'll read about the road not taken poem in after some time. First let's have a quick revision of this chapter. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब आज से 150 ईयर्स बाद फ्यूचर में तब स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे होंगे. विजुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होगा, कोई मैन कोई पर्सन उनको नहीं पढ़ाएगा, पर्सन को हायर नहीं करना पड़ेगा एज अ टीचर. उनके कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स फिट होंगे और रोबोटिक टीचर उनको आके पढ़ा रहा होगा. और जो टेक्स्ट होंगे वो उनकी स्क्रीन पे मूव करते होंगे, अनलाइक बुक्स जहाँ पे टेक्स्ट वगैरह मूव नहीं करते, हमें पेजेस टर्न करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये मार्गी और टॉमी की है. राइट, सो मार्गी अपनी डायरी में एंट्री करती हैं 17 मई 2157 को, और वो एंट्री करती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. तो टॉमी इज़ हर फ्रेंड, ही इज़ 2 years एल्डर दैन हर, और वो रियल बुक देख के बहुत अमेज्ड हो जाते हैं. आप सोचो स्टूडेंट्स, जो बुक्स हम पढ़ते हैं ऐसी बुक अगर 150 ईयर्स बाद किसी को मिलेगी तो वो स्टूडेंट्स अमेज हो रहे हैं. ऐसा इमेजिनेशन किया गया है इस चैप्टर में. ठीक है, सो वो उस बुक को बहुत अजीब फाइंड करते हैं क्योंकि वो पेजेस बहुत येलो हैं, क्रिंकी हैं, और उनको वर्ड्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं. ठीक है, तो वो पेजेस टर्न करते हैं, क्रिंकी लगता है उनको, और वो कंपेयर करते हैं कि हमारी स्क्रीन के जैसे ये पेजेस नहीं हैं. हमारी स्क्रीन पे वर्ड्स जो है वो मूव करते रहते हैं, लेकिन जो ये पेजेस हैं इनमें हमको टर्न पेजेस क्या करने पड़ते हैं, टर्न करते पड़ते हैं. सो टॉमी का विजन ये है, टॉमी कहता है कि दिस इज़ अ वेस्ट, और मेरी टेलीविज़न स्क्रीन में इससे ज़्यादा बुक्स हैं, ऐसी बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, और मुझे मेरी टेलीविज़न स्क्रीन कभी थ्रो नहीं करनी पड़ेगी, फेंकनी नहीं पड़ेगी. ठीक है, सेम मार्गी भी बोलती, बट मार्गी आस्क हिम कि ये जो बुक है ये तुम्हें कहाँ से मिली. राइट, सो टॉमी सेज हर दैट ये बुक उनको उसके घर से मिली है. दैन मार्गी आस्क कि आपको ये बुक, इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है. सो टॉमी सेज दैट इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. जो बुक उनको मिली थी उसमें स्कूल के बारे में लिखा है. तो मार्गी फाइंड्स इट स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स व्हाट स्टूडेंट? स्कॉर्नफुल मीन्स कि जो वर्थलेस है, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा. स्कूल को मार्गी बहुत हेट करती थी. क्यों? क्योंकि एवरी टाइम जब उसको स्कूल जाने का टाइम होता था तो उसकी मम्मा उसको चिल्लाती थी, और उसके रूम के पास में ही एक दूसरे कंप्यूटर रूम में उसको जाना होता था, जहाँ पे एट द करेक्ट टाइम रोबोटिक टीचर उसे पढ़ाने आता था. और वही रोबोटिक टीचर जब होमवर्क मांगता था तो वहाँ पे एक चिप होता था, स्लॉट होता था, उस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क रखना पड़ता था. और उसी टाइम पे वो स्लॉट जो होता था वो उसको चेक करता था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी कहाँ पे, उनके पुराने जो स्कूल होता था 2157 में, इस चैप्टर के इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है स्टोरी में कि मार्गी के जो ज्योग्राफी के पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, होमवर्क्स होते हैं, उसमें उसके मार्क्स कम होते जाते हैं. तो उसकी मम्मा क्या करती है, इंस्पेक्टर को बुलाती है. ठीक है, जो मैकेनिकल टीचर जो है वो कैलकुलेट करता है कम मार्क्स. ठीक है, तो वो इंस्पेक्टर क्या होता है, वो कंप्यूटर चेक करने आता है, एंड वो उसकी मम्मा को बोलता है कि उसमें बेबी का फॉल्ट नहीं है, जो मार्गी है, छोटी सी लिटिल गर्ल है, उसका फॉल्ट नहीं है. जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो गियर था वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया था कंपैरिजन टू द एज ऑफ मार्गी. सो दैट इज़ वाई मार्गी के जो मार्क्स होते थे वो कम आते थे, और इसीलिए मार्गी को बहुत डांट सुननी पड़ती थी. ठीक है, तो ये सब ठीक कराने के बाद
जब वो ठीक करके चला जाता है, तब तक मार्गी ये सोचती है कि ये जो कंप्यूटर है वो उससे ठीक ही ना हो, इंस्पेक्टर से। शी वांटेड कि उसको लेक्चर ना लेना पड़े, उसको स्कूल ना जाना पड़े। और साथ ही साथ में जब वो क्लास से वापस आती है तो उसको, वो और टॉमी जब पिछले स्कूल्स की बात करते हैं, 100 years अगो के स्कूल की बात करते हैं, तो वो जब उस डायरी में पढ़ते हैं, दे बिकम वेरी enjoying, ओके। उनको बहुत अच्छा लगने लगता है वो सब पढ़ के, कि जब पहले स्कूल्स होते थे तब उनको एक मैन टीचर पढ़ाने आता था सेंचुरीज़ अगो। बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में बैठ बैठ के पढ़ते थे क्लासरूम में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। उनको एक साथ होमवर्क दिया जाता था, उनके टेस्ट कंडक्ट होते थे अबाउट चीटिंग एंड एवरीथिंग देयर दैट वाज रिटन इन दैट बुक, ओके। सो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद मार्गी उससे कहती है कि उसकी मम्मा उसको बुला रही है स्कूल जाने के लिए, तो वो उससे पूछती है कि आफ्टर स्कूल कैन आई रीड दैट बुक, क्या मैं वो बुक और ज़्यादा, उसको स्कूल के वो फ़न के बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सो शी वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट बुक, ओके। एंड आफ्टर दैट मार्गी गोज़ टू हर स्कूल रूम, जो कि उसके बेडरूम के पास में ही था, जहाँ पे सैटरडे और संडे के अलावा रोज़ वो मैकेनिकल टीचर आता था और उसको पढ़ाता था। दैट इज़, ये पिक्चर में आप देख सकते हो उनका स्कूल कैसा होगा आफ्टर 150 years, मैकेनिकल टीचर, ठीक है। देन मार्गी एक साय के साथ उसी चीज़ के बारे में थिंक करते करते, ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते वो अपना क्लास अटेंड करती हैं। एंड मैकेनिकल टीचर स्टार्ट होता है विद द rational numbers with fractions, the topic fractions, and she was thinking about द फन दे हैड, मतलब कि 150 years बिफोर कितना इन्जॉयमेंट रहता होगा स्टूडेंट्स को। दिस वॉज अ क्विक रिविजन अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ कम अप टू दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि क्वेश्चन आंसर्स जो आपको इधर दे रखे हैं एक्सरसाइजेस में वही मिलेंगे, बिकॉज यू हैव टू रीड योर होल चैप्टर. You are not a primary class students. You can make question answer. You have to learn to make answers of the questions that are asked to you, okay. We'll read about the answers of these questions further. Then there is adverb section. You have to read about adverbs. That objectives of adverbs can come in your periodic test. Then use of if not and unless. एंड राइटिंग सेक्शन में आपका फॉर्मल लेटर, राइट। नाउ द पोएम द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोएम अबाउट डिसीजन मेकिंग, राइट। व्हेन हमारी लाइफ में दो चीज़ें, दो रोड्स, दो वेज हमें एक साथ दिखते हैं और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस वे पे जाना है। सो यहाँ पे एक ट्रैवलर की बात कही गई है जो कि येलो वुड में, मतलब ऑटम सीज़न में फॉरेस्ट में पास हो रहा था, और उसको दो रास्ते मिलते हैं और वो वाला रास्ता चुनता है जिस पे कम लोग गए हैं, और वो सोचता है कि मैं दूसरे रास्ते पे तब चला जाऊंगा जब वहाँ से वापस आ जाऊंगा। देन ही थिंक्स कि क्या हुआ अगर मैं वहाँ से वापस कभी आया ही नहीं। सो इसका ओवरऑल मोटिव यही रहता है कि हम जो वेज चूज़ करते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, और आज हमारी पर्सनैलिटी जो है, हमारी लाइफ जो है, वो हमारे लिए हुए डिसीजंस की वजह से है, राइट। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन. Now let's come up to the question answers. Let's read the questions and answers of this chapter and understand them carefully. The Fun They Had is written by Isaac Asimov, and question answers being question number 1. How old are Margie and Tommy? Margie and Tommy, Margie 11 years की थी and Tommy से 2 years elder था, 13 years old. Okay. What did Margie write in her diary? Margie ने अपनी डायरी में क्या लिखा? That today Tommy found a real book. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने पहले कभी रियल बुक देखी थी? नहीं, मार्गी ने कभी रियल बुक नहीं देखी थी, ठीक है।
ये 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट, फोर्थ, वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में ऐसी क्या चीज़ें थी जो उसको स्ट्रेंज लगी। स्ट्रेंज क्या लगा था कि बुक पे जो वर्ड्स प्रिंटेड थे वो स्टूड थे, वहीं पे थे, मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि उनकी स्क्रीन पे होता है। और उनको शी ऑल्सो फाउंड इट ऑड दैट द वर्ड्स ऑन अ पेज ऑलवेज रिमाइंडेड द सेम एज द फर्स्ट टाइम। और उसको हमेशा ये देखते हुए बहुत ऑड लग रहा था कि एक पेज पे जो वर्ड्स थे वो फर्स्ट टाइम में जैसे दिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम उनको जैसे जिसने रीड किया होगा वो हमेशा से वैसे के वैसे ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज़। टैली बुक क्या होती है कि स्क्रीन पे जो बुक डिस्प्ले होती है उसको टैली बुक बोलते हैं। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ था, अपने बेडरूम के जस्ट पास में था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, राइट टू हर बेडरूम, एंड उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करते थे? Margie and Tommy geography, history and arithmetic लर्न करते थे। Answer the following with the reference to the story. अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये स्टोरी के रेफरेंस में हमें आंसर करनी है। I would not throw it away. मैं उसे नहीं फेंकूंगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इस लाइन को लेकर। हु से दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे? टॉमी ने कहे थे। व्हाट डज इट रिफ़र टू, यहाँ पे जो इट दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, इस इट का मतलब क्या है? what is the thing for which it is written here? So it refers to the television screen. टॉमी ने कहा था, डू यू रिमेंबर दैट, वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। It refers to a television screen on which you could read over 1,000,000 books. Then what is it being compared with by the speaker? तो जो स्पीकर है यानी कि टॉमी, उसमें इट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? सो टॉमी इज़ कंपेयरिंग टेलीविज़न स्क्रीन टू द रियल बुक्स। वो टेलीविज़न स्क्रीन को किससे कंपेयर कर रहा है? रियल बुक से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। जो कि अर्लियर टाइम्स में जो बुक्स होती थी जिसमें प्रिंट होता था पेपर पे, तो उसने क्या सोचा? टॉमी थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे। ये जो बुक्स हैं इनको रीड करने के लिए रीड करने के बाद वन पर्सन को इन बुक्स को फेंकना पड़ता होगा, जबकि वो उसकी टैली बुक्स को कभी नहीं फेंकेगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोग्राम हटा के दूसरा प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकता है उसमें। सो दैट इज़ वाई ही वुड नेवर हैव टू थ्रो अवे हिज टैली बुक्स। Second topic is, sure they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। मतलब कि उनके पास टीचर था बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक इंसान होता था। सो ये किसने कहा था? हु डज दे रेफ़र टू? दे रेफ़र टू द स्टूडेंट्स ऑफ सेंचुरी बिफोर टाइम्स, ठीक है। They refers to the students who studied in old kind of school centuries before the time the story is set in। वॉट डज़ रेगुलर मीन हेयर? रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? हेयर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। तो उनके रेगुलर टीचर्स मैकेनिकल टीचर्स थे जो कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे आके पढ़ाते थे। वॉट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? मतलब कि यहाँ पे जो इट का यूज़ हुआ है, इट वॉज अ मैन, उसका कॉन्ट्रास्ट कौन होता था? मतलब कि उसका अपोजिट, ओके। तो उसका अपोजिट कौन होता था? द मैकेनिकल टीचर इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स। मैकेनिकल टीचर फ्यूचर टाइम्स में था और अर्लियर टाइम्स में कौन होता था? टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, ओके। Answer each of the questions in short paragraph. What kind of teachers did Margie and Tommy have? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मार्गी एंड टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स होते थे, वो अगली होते थे, ब्लैक स्क्रीन्स पे दिखते थे और उन पे लेसन्स और क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जाते थे, लेसन्स दिखते थे स्क्रीन पे। ये मैकेनिकल टीचर्स के पास एक स्लॉट होता था जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क रखते थे और टेस्ट पेपर्स रखते थे और उनको अपने आंसर्स एक पंच कोड में रखने होते थे। मैकेनिकल टीचर क्या करता था? इमीडिएटली मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था। सो अब स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो कि अभी आप लोग जो फील करते हो टेस्ट देने के बाद हमारे मार्क्स कब आएंगे, दैट एक्साइटमेंट, वो फ्यूचर टाइम्स में नहीं है इस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द
काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था मार्गी की मदर ने? मार्गी की मदर ने क्यों बुलाया था कि बहुत सारे ज्योग्राफी के टेस्ट जो थे मैकेनिकल टीचर ने लिए थे, वो मार्गी की लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं बता रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं बता रहे थे और उसकी परफॉर्मेंस वर्स होती जा रही थी। वर्स इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ बैड, बैड वर्स वर्स्ट, it is second degree of bad, I'm sorry. It is for this reason that मार्गी's mother sent for the county inspector। इसी रीज़न की वजह से मार्गी की मदर ने इंस्पेक्टर को बुलाया था कि कंप्यूटर में उनके जो स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, मैकेनिकल टीचर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखने के लिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। What did he do? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एक एप्पल दिया और उस मैकेनिकल टीचर पे वर्क करना स्टार्ट किया, उसको ओपन किया और उसको चेक किया। तब मार्गी क्या सोच रही थी? मार्गी होप कर रही थी कि इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को वापस से लगाना आए ही नहीं, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर ने क्या किया था? मैकेनिकल टीचर को बना लिया था, रीअसेंबल कर दिया था। देन उन्होंने ज्योग्राफी सेक्टर जो था टीचर का, उसको गियर लिटिल कम कर दिया था, उसका गियर एक कम कर दिया था, क्योंकि वो एक एवरेज 10 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा क्विक था। ओके, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफ़ी? क्या रीज़न था कि मार्गी जोग्राफ़ी में बैड कर रही थी, मतलब उसका परफॉर्मेंस वर्स होता जा रहा था? तो क्या था रीज़न? बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो जो जोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, वो क्या हो गया था? ज़्यादा क्विक हो गया था। तो वो एवरेज 10 ईयर ओल्ड गर्ल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल लोगों के लिए था, हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया कि उसको राइटली बताया, और इसमें मार्गी की गलती नहीं है पुअर परफॉर्मेंस में, सो वो उसको क्लियरली बता दिया। वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज़ टीचर? टॉमी की टीचर के साथ पहले क्या हुआ था? तो टॉमी का टीचर अचानक एक बार ब्लैंक्ड आउट हो गया था। ब्लैंक्ड आउट मतलब कि उसमें जितनी भी स्क्रीन में जितनी भी बुक्स होती हैं वो नहीं दिखना, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक दिखना, वैसा हो गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ़ सो वाई? क्या मार्गी के रेगुलर डेज होते थे और आवर्स होते थे स्कूल के लिए, फिक्स्ड आवर्स होते थे, और अगर ऐसा होता था तो क्यों होता था? तो हाँ, मार्गी के रेगुलर डेज होते थे, रेगुलर आवर्स होते थे, क्योंकि कंप्यूटर तो एज़ यू नो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर कोई फ़िक्स टाइम पे कोई चीज़ स्टार्ट होनी होती है तो वो हो जाती है। सो और उसके पीछे एक दूसरा रीज़न भी था कि उनकी मदर, मार्गी की मदर ये सोचती थी कि लिटिल गर्ल्स को रेगुलर आवर्स लर्निंग के लिए चाहिए, जिससे लिटिल गर्ल्स को बेटर लर्निंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो ये फर्स्ट रीज़न था। और सेकंड रीज़न जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑलवेज सेम टाइम पे एवरी डे आता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडेज़ को छोड़ के वो सेम टाइम पे आता था। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ओल्ड काइंड का स्कूल कैसे डिस्क्राइब करता है? टॉमी डिस्क्राइब करता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे किड्स जो होते थे वो साथ में स्टडी करने आते थे, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ स्टडी करते थे और खेलते थे, और क्या क्या करते थे? वो शाउट करते थे, लाफ करते थे, और ओपन यार्ड में प्ले करते थे। हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? ओल्ड काइंड के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है टॉमी? टॉमी ने बताया कि ओल्ड काइंड के टीचर्स जो होते थे वो मैन होते थे, जो स्टूडेंट्स को स्पेशल बिल्डिंग के अंदर पढ़ाते थे, और टीचर्स होते थे वो स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में पढ़ाना स्टार्ट करते थे, उनको होमवर्क्स देते थे और उनसे क्वेश्चंस किया करते थे। करेक्ट? देन नेक्स्ट देयर आर योर 100 to 150 words questions. What are the main features of mechanical teachers and the schoolrooms that Margie and Tommy have in the story? Margie and Tommy के पास इस स्टोरी में कौन से टीचर्स होते थे, मैकेनिकल टीचर्स, और स्कूल रूम्स कैसे होते थे? तो ये हमने पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि टीचर्स कैसे होते थे। दिखने में लार्ज ब्लैक स्क्रीन होती थी जिस पे लेसन्स दिखते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे, स्लॉट होता था जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे, उनको अपने आंसर्स जो है वो एक पंच कोड में लिख के मैकेनिकल टीचर को देने पड़ते थे, स्लॉट में डालने पड़ते थे, और मैकेनिकल टीचर मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था।
देन उनके स्कूल्स जो होते थे वो अपने घरों में ही होते थे, उनके पास कोई क्लासमेट्स नहीं होते थे, वो अपने घरों में क्या पढ़ते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक। उनके रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स होते थे स्कूल के। और मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट में था, बेडरूम के बिल्कुल पास में था। और मैकेनिकल टीचर हमेशा सेम टाइम पे टर्न ऑन हो जाता था एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज़। और क्योंकि उसकी मम्मा क्या कहती थी कि लिटिल गर्ल्स के लिए रेगुलर लर्निंग बेटर होती है। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी अपने स्कूल को हेट क्यों करती थी? बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो रीजंस ये हो सकता है कि ज्योग्राफी टेस्ट में वो बैडली कर रही थी, जिसकी वजह से उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको पुअर परफॉर्मेंस शो कर रहा था। उसकी मदर उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। काउंटी इंस्पेक्टर, जिसके लिए वो होप करती कि मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो जाती कि काउंटी इंस्पेक्टर सारे पार्ट्स मैकेनिकल टीचर के फिर से ठीक कर देता है। और सबसे ज़्यादा हेट वो किस पार्ट को करती थी कि होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को इंसर्ट करना स्लॉट में। उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मैकेनिकल टीचर में, क्योंकि उन्हें ये फैक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि उसे वो आंसर्स पंच कोड में लिखने पड़ते हैं। और उसे ऐसा लगता था कि जितने भी किड्स ओल्ड स्कूल में होते होंगे वो कितना एंजॉय करते होंगे। वो अपने नेबरहुड के स्टूडेंट्स के साथ साथ में मिलके लाफ करते होंगे, शाउट करते होंगे, स्कूल यार्ड में खेलते होंगे। और उसने वो सब चीज़ें इमेजिन करके रखी थी कि सारे स्टूडेंट्स एक साथ क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक साथ घर जा रहे हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद, और वो सब एक साथ सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं। टीचर्स भी पीपल होते थे, मैन होते थे। तो ये सारी चीज़ें उसको ये बिलीव करने के लिए कराती हैं कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स जो होते हैं वो बहुत फ़नी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है उनमें। थर्ड, do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. क्या आप एग्री करते हो मार्गी के साथ कि आज के स्कूल्स बहुत ज़्यादा फ़नी हैं देन जैसा कि स्टोरी में स्कूल्स बताए हैं? तो हाँ, हम एग्री करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं यहाँ पर भी कि इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स में। साथ में क्वेश्चंस को पढ़ना और उनको आंसर करना बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले ही उन क्वेश्चंस को पढ़ना और अकेले ही आंसर करना बहुत बोरिंग आइडिया है। किसी और की हेल्प के बिना होमवर्क करना और उनको एक पंच कोड में लिखना बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। ड्रेनिंग मीन्स आपका मोटिवेशन बहुत कम करता है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं अगर वो अपनी सराउंडिंग्स में एक साथ रहते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हेल्थियर वे ऑफ लर्निंग क्या है, जब सब एक साथ मिलके स्टडी करते हैं। अभी आप लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सो आई थिंक कि आपको नहीं अच्छा लगता होगा अकेले अकेले, स्कूल की याद तो आती होगी। सो दैट इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज़ सेइंग। टीचर्स को सुनना और उनके लेसन्स को एक्सप्लेन करते हुए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा। पूरा लेसन मैकेनिकल कंप्यूटर पे पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर कोई होमवर्क करने में प्रॉब्लम फेस करता है तो वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकता है। लेकिन एक मैकेनिकल टीचर के साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स कोड इन एग्ज़ाम्स इज़ ग्रेटर, मतलब कि जो मार्क्स जानने के लिए एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि क्लासरूम में क्या होता है कि उसमें बस लॉट में इमीडिएटली कैलकुलेट होके मार्क्स आ जाते हैं। फाइनली, फ्रेंड्स दैट यू मेक एट स्कूल आर मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट फ्रेंड्स दैट यू विल एवर मेक इन योर एंटायर लाइफ। और इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आप फ्रेंड्स बनाते हो वो हमारी इंटायर लाइफ हमारे साथ में रहते हैं। उसके साथ ही साथ हमें बहुत सारी वेरियस क्वालिटीज़ भी मिलती हैं, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए काइंडनेस, शेयरिंग, स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स, दूसरी एक्टिविटीज़। तो ये सारी स्कूल एजुकेशन में अभी की एक्टिविटीज़ हैं। इसीलिए जो अभी के स्कूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़न होता है देन जैसे कि स्टोरी में दिखाए गए हैं स्कूल्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन ऑफ द फन दे हैड। नाउ विल गो टू द क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ द रोड नॉट टेकन।
The Road Not Taken is written by Robert Frost, the poet Robert Frost. Let's do the quick revision of question and answer of this poem. Where does the traveler find himself? What problems does he face? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है और क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, क्या प्रॉब्लम आती है उसके सामने. तो ट्रैवलर अपने आप को येलो वुड्स में एक पॉइंट पे पाता है जहाँ पे रोड जो है वो डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, दो वेज हो रहे हैं. और प्रॉब्लम ये है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको कौन सा रोड लेना है कंटिन्यू करने के लिए, उसकी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए. और ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों ही रोड्स पे एक साथ चला जाए. तो ये उसकी प्रॉब्लम होती है. डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू. स्टूडेंट्स, फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जब वो मिल जाते हैं वर्ड्स तो उसका मीनिंग कुछ और ही होता है. सो दैट आर फ्रेजेस. जैसे हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं, वर्ड्स लिखे हुए कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम एक साथ बोलते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और निकलता है. सो फ्रेजेस भी यही होते हैं. तो इन फ्रेजेस का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं. अ येलो वुड. येलो वुड सिम्बलाइजेज द ऑटम सीज़न. येलो वुड मतलब कि ऑटम सीज़न, जहाँ पे पतझड़ होता है वो वाला सीज़न. ऑटम. ओल्ड एज मतलब कि पॉइंट जो है, ऑटम जो साइन है वो किसका है? ओल्ड एज का साइन है. और पॉइंट सिम्बोलिकली किसके बारे में बात कर रहा है? उसकी लेटर स्टेजेस के बारे में, मतलब कि अपनी लाइफ की एंड स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड फेयर. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इट कन्वेज की जो रोड है वो ग्रासी था, फुल ऑफ ग्रास था, और किसी ने भी उस रोड को यूज़ नहीं किया है ज़्यादा लोगों ने. और बहुत स्मूथ रोड था और उसको अभी तक किसी ने लिया नहीं है, पहना नहीं है एक तरीके से, मतलब कोई किसी ने उस पर स्टेप नहीं किया है. थर्ड, द पासिंग देयर. पासिंग देयर इज़ अ फ्रेज. द यूज़ ऑफ पाथ बाय पासर्स बाय. मतलब द पासिंग देयर मतलब कि ट्रैवलर्स वहाँ के, पासर्स बाय, उस पाथ का यूज़ उसके ट्रैवलर्स के थ्रू. फोर्थ, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मतलब कि वहाँ की जो लीव्स हैं उस रोड की, उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, वो ब्लैक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उस पर स्टेप किया है. It could represent a path one may have never taken in life for the fear of uncertainty. अनसर्टेनिटी के फियर से ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा था कि वो वाला रास्ता किसी ने लिया ही नहीं है. फिफ्थ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. This phrase means how certain decisions one makes in life could pave the way for many other decisions. इस phrase का मतलब ये है कि जब हम एक certain decision, एक final decision ले लेते हैं हमारी लाइफ में, तो वो हमारी दूसरी decisions के लिए भी एक रास्ता बनता है. ठीक है. Is there any difference between the two roads as the poet describes in them in stanzas 2 or 3 and second in the last two lines of the poem? So in stanzas 2 और 3 में poet क्या explain करता है कि दो roads के बीच में एक ही difference है. जो road वो the road he took had the right to be chosen because it was covered with grass and looked as if it has not been used too much. जो रोड उन्होंने चूज़ किया था, उसको चूज़ करने के लिए रीज़न क्या था? कि उस पर बहुत सारी घास थी और उस रोड को ज़्यादा किसी ने यूज़ नहीं किया था. इस डिफरेंस के अलावा दोनों ही रोड इक्वली worn down by passerby traveling on them. तो दोनों ही रोड्स जो हैं वो इक्वल राइट्स है दोनों ही रोड्स के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा पासर्स उस पर ट्रैवल कर सकें. In stanza 3, the poet says that both the roads were equally covered with leaves that had no person had stepped on. Stanza 3 में poet कहते हैं कि दोनों ही रोड्स पे इक्वल लीव्स हैं और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पर्सन ने उन पर स्टेप नहीं रखा है. सेकेंड पॉइंट था इन द लास्ट टू लाइन्स में रोड्स का डिफरेंस क्या बताया है पोइट ने. इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ पोएम द पोइट सेज दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स बिकॉज ही टुक द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय अदर पीपल एंड मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी. उसने यहाँ पे क्या किया कि लोगों से अपनी जर्नी को डिफरेंट बना लिया. जो सारे लोगों ने रोड यूज़ किया था उस रोड को ना लेके जो रोड किसी ने भी यूज़ नहीं किया था उस वाले रोड को लिया ताकि उसकी जर्नी लोगों से अलग हो सके. What do you think the last two lines of the poem mean?
लास्ट टू लाइन्स क्या है? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? तो लास्ट टू लाइंस जो हैं वो क्या मीन कर रही हैं इस पोएम की, और पीछे मुड़ के देखने पर पोएट रिग्रेट करेगा या अपनी चॉइस को एक्सेप्ट करेगा? द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। द पोएट मेड अ चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ। पोएट ने एक अपनी चॉइस बना ली है, डिसीजन ले लिया है और उस चुनौती को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। He took an unexplored path in his life. He wanted to do something different in his life, so he chooses the less traveled road. वो less traveled road किस लिए लेता है? ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सके. No, he does not regret his choice. वो अपनी चॉइस को रिग्रेट बिल्कुल नहीं करता है. Have you ever had to make a difficult choice? How will you make the choice? क्या आपने एक डिफ़िकल्ट चॉइस कभी ली है, और अगर कभी आप लोगे तो अपनी चॉइस कैसे लोगे? सो दिस इज़ एन क्वेश्चन जो आपको अपने मन से लिखना है. यू कैन रीड एज एन एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन बाय योर ओन हार्ट. ओके. आफ्टर you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? जब आपने एक चॉइस बना ली तो क्या आप ऐसा कभी सोचते हो हमेशा कि अगर आप ये चॉइस नहीं लेते, दूसरा वाला ऑप्शन लेते, तो आप आज क्या होते? और इसके अलावा क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे? तो टेकिंग अ डिसीजन समटाइम मेक योर मार्क्स और फ्यूचर. एक डिसीजन लेना हमारा फ्यूचर बनाता है. हैविंग मेड अ चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी. जब हम हमारी कोई चॉइस करते हैं तो हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया, आई वुड एक्सेप्ट द रियलिटी. रिकन्सिडरिंग अ डिसीजन और कंटेम्पलेटिंग ओवर इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. हमारी लाइफ के लिए पॉजिटिव अप्रोच ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम अपने डिसीजन को फिर से सोचें और उसके बारे में सोचते ही जाएं. सच थॉट्स नेवर अलाउ अस टू बी हैप्पी विथ वॉट वी हैव गेन फ्रॉम आवर डिसीजंस. ऐसे थॉट्स हमको कभी अलाउ नहीं करेंगे कि जो हमें हमारे डिसीजन से मिला है उसके लिए हम खुश रहें. देयरफॉर आई बिलीव इन स्टिकिंग टू माई डिसीजंस. देयरफॉर दिस हेयर पोएट बिलीव दैट वो अपने डिसीजन पर स्टिक करके उसमें बिलीव रखता है कि उसको हैप्पीनेस मिल गई है, एंड वी शुड ऑल्सो डू दिस. दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस पोएम. So we are done with our revision. I hope you have been got your first chapter clearly, and you will gain good marks in your periodic test. All the best.